अच्छा जी मेरे बच्चों, बिल्कुल खामोश हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज पोस्ट रिज़ल्ट बैच भी शुरू करना है और इफ़ेक्टिवली हमारे जो एग्जिस्टिंग बैच है उसमें नया टॉपिक भी हमने शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले ज़रा सा रिज़ल्ट पे बात कर लेते हैं कि एमएफए का रिज़ल्ट जो है वो लास्ट अटैम्प्ट में क्या रहा। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको स्टैट से पता चल गई होंगी कि 43% हमारा रिज़ल्ट रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉलेज ओनर्स को पता है और वो जनरल पब्लिक को नहीं पता, तो उस पर हम ज़रा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो लास्ट अटैम्प्ट में रिज़ल्ट आया ना, उस रिज़ल्ट के दो हिस्से हैं। एक वो बच्चा है जिसकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, और एक ऐसा बच्चा था जिसकी सब्सीक्वेंट अटैम्प्ट थी, यानी एक अटैम्प्ट से ज़्यादा लगा चुका है। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उनका रिजल्ट है 54%, यानी जिनकी लास्ट फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें 54% लोग पास हुए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो एक दफ़ा एमएफए में फेल हुआ है उनमें से एक अच्छा खासा चंक दोबारा फेल हुआ है। ठीक है जी। और एक बड़ी अजीब बात तो मैं बताता हूँ कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन उठाएं ना एमएफए की, तो पूरी पॉपुलेशन में कोई बंदा एक अटैम्प्ट में पेपर पास कर लेता है, कोई 2 अटैम्प्ट में पास करता है, कोई 3 अटैम्प्ट में पास करता है। आई कैप का लोवेस्ट रेशो 1.6 अटैम्प्ट्स, ठीक है जी, पर स्टूडेंट है एमएफए का, यानी तमाम स्टूडेंट्स 1.6 अटैम्प्ट में एमएफए पास कर लेते हैं। समझ रहे हो? यानी अगर 16 स्टूडेंट्स उठाओ ना, तो उनमें से 10 लोग एक अटैम्प्ट में एमएफए पास कर लेते हैं। ये रेशो नहीं, एक बंदा मिसाल के तौर पर FAR1 का ये रेशो है 2.8 समझते हो, यानी एवरेज 3 अटेम्प्ट्स लगती हैं एक बंदे को FAR1 का पेपर पास करने के लिए। और एमएफए पास करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? अच्छा, अब सुनिएगा मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग जो लास्ट अटेम्प्ट में फेल हुए हैं ना, उनके कॉमन रीज़न समझ लो, ताकि उन कॉमन रीजंस पे मैं भी काम कर सकूं बहैसियत टीचर और आप भी काम कर सको बहैसियत स्टूडेंट। ठीक है जी। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो फेल होने का है वो ये था कि लास्ट टाइम आई कैप के एग्जामिनर ने थ्योरी पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया। थ्योरी पूछने का पैटर्न चेंज करने का मतलब, आम तौर पे वो केस स्टडीज़ पूछता था। लास्ट टाइम आई कैप के एग्जामिनर ने जो थ्योरी पूछी है वो थ्योरी आईटी से रिलेटेड ज़्यादा थी, और वो बिल्कुल कोर रोट लर्निंग वाली थ्योरी थी। यानी उससे बहुत बच्चों वाली थ्योरी पूछी है कि बताएं इन 10 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है या जो डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। अच्छा, एक चीज़ जो एक स्टैब्लिश फैक्ट है, और अगर आप उसको उठा के चेक करें तो आपको नज़र भी आ जाएगा, आई कैप अपनी हर 4 अटैम्प्ट्स में अपने इंटायर सिलेबस को टेस्ट करता है। यानी अगर आप आज बैठ के एक गेस्ट पेपर बनाना चाहते हैं ना, तो आप ये देख लें कि पिछली 4 अटैम्प्ट्स में या 3 अटैम्प्ट्स में एग्जामिनर ने जो चीज़ें नहीं पूछी हैं, क्लियरली वो इस अटैम्प्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है जी। तो इस सबको पता था कि जी आईटी के चैप्टर्स जो कंटिन्यूसली निगेट कर रहा है कैप, एक अटैम्प्ट ऐसी आएगी जिसमें वो खुल के आईटी पूछेगा। ठीक है, और उससे पूछा आईटी, और बिल्कुल ऐसे सवाल पूछेंगे जिस बंदे ने किताब 2 दफ़ा भी रीड की हो ना, वो पास हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा खासा चंक फेल हुआ। अच्छा, दूसरा क्या रीज़न था? दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न था टाइम मैनेजमेंट। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो लोग फेल हुए हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी बच्चा ऐसा है जिसने 80 नंबर से ऊपर का पेपर अटैम्प्ट नहीं किया। अच्छा, आम तौर पे ये मेरी बात गौर तो सुनना, ये बाद में फिर ये चीज़ें जो है वो ये गलतियाँ रिपीट होती हैं। अच्छे खासे लोग ऐसे हैं जिनको इस पेपर में भी टाइम मैनेजमेंट में इशू आया, जबकि यार एमएफए के पेपर में 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये बनता नहीं है कि 15 नंबर के एमसीक्यूज़ और 85 नंबर का पेपर ऐसा है जिसमें आपने लिखना है। और जो 15 नंबर के एमसीक्यूज़ है ना, उसमें भी कोई डिटेल कैलकुलेशंस नहीं है। 4 चीज़ें हैं, उसमें से आपने एक पिक करनी है, उसके लिए कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद लोगों से पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ, और मेजॉरिटी लोगों से अगर आप पूछे ना तो वो कह रहे हैं जी हमारा बजटिंग छूट गया। और अभी आप जब ये एग्जामिनर के कमेंट्स आएंगे ना, तो आपको उसमें नजर आएगा कि वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन वाज बजटिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, सबसे बुरा अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन था वो।
उसमें लोगों ने स्कोर नहीं किया है। क्यों? ये रीज़न नहीं कि बजटिंग लोगों को आती नहीं है, रीज़न ये है कि एंड में उठाया, टाइम ख़त्म हो गया, वहीं छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों के 2 सवाल छूटे हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको फिर बता दूं, ये टाइम मैनेजमेंट का दूसरा इशू आ गया, अतः कि पेपर इतना लेंदी नहीं होता। आप बताएं सर, इसमें से आपके लिए और मेरे लिए सबक क्या है? मेरे और आपके लिए ना 2 सबक हैं इसके अंदर। मैं सबसे पहले अपने लिए सबक बताऊंगा और फिर मैं सबक बताऊंगा आपको आपके लिए। देखिए, बाज़ औक़ात हम जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारी थ्योरी में बेटा एक दफ़ा सेटल हो के बैठ जाओ। मैं इरिटेट हो गया हूँ यार, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। बैठ जाओ, बस सेटल होगी। अच्छा जी, तो एज ए टीचर मेरे लिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जितने भी थ्योरी के चैप्टर्स आप उठाएंगे ना, तो थ्योरी है 2 टाइप की एमएफए के अंदर। एक थ्योरी है जिसमें सिर्फ जो थ्योरी बनाए थ्योरी है। ठीक है जी, थ्योरी बनाए थ्योरी का मतलब है जी आईटी के चैप्टर है, उसके अंदर है जी मिसाल के तौर पर जी आईटी के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर पासवर्ड रखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, बताएं जी कंट्रोल्स जो हैं वो एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो रट्टे वाली चीज़ें। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है ना हमारे पास थ्योरी के अंदर, वो है प्रैक्टिकल वाली थ्योरी, जिसमें आपको एक मॉडल पढ़ाया जाएगा और फिर आपको मैं केस स्टडी दूंगा कि इस केस स्टडी पे मॉडल अप्लाई करो। तो हम लोग काम करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स किसके ऊपर? ये मॉडल को अप्लाई करने के ऊपर, ऐसी थ्योरी के ऊपर जो केस स्टडीज से कवर हो जाए। जो बाकी थ्योरी बचती है ना, वो हम कवर कर लेते हैं, उस पर केस स्टडीज रीजनेबल तक कर लेते हैं, लेकिन जब आप तैयारी करने बैठते हो ना, तो आप ऑल टुगेदर उस काली थ्योरी को हाथ ही नहीं लगाते हो। जैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का चैप्टर पता है कितने पेज का है? 3 पेज का है। उससे लास्ट टाइम 7 नंबर का सवाल आया और मेजॉरिटी लोगों ने उस 3 पेज के चैप्टर पे थूकना पसंद नहीं किया। यार बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है ना? तो भजन, एक तो आपने कवरेज ऐसी करनी है कि एक एक चैप्टर को इंपॉर्टेंट समझना। हमारे पास बहुत टाइम है, एमएफए का कोर्स इतना लंबा नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है। दूसरा, आपने मेरा एक काम ये करना है प्यारे भाई कि एक और भी स्टैट आपको बता देता हूँ। आधे से ज़्यादा बच्चा ऐसे पास हुआ है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 50% से ऊपर जो पास है ना, टोटल 50% से ऊपर ऐसा बच्चा पास हुआ है जिसके अगर इंडिविजुअल मार्क्स रखे जाए ना, सेक्शन ए सेक्शन बी के, सेक्शन ए सेक्शन बी में एक में थ्योरी है और एक में प्रैक्टिकल है, तो आधे से ज़्यादा बच्चा थ्योरी में फेल है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसने अच्छा स्कोर कर लिया, तो ओवरऑल बेसिस पे वो क्या हो गया? पास हो गया। तो लोगों को ना वक्त के साथ साथ ये लगने लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल वाला साइड पक्का कर लो ना, 60 नंबर का, इसमें से निकल आते हैं 40-45, निकल आते हैं, निकल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते, क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं सीए फाइनल को जहन में रख के, और कैफ लेवल के ऊपर वो सवाल इतने मुश्किल नहीं पूछता। तो आपने टाइम मैनेज करना है, प्रैक्टिकल को बहुत अच्छा करना है, थ्योरी में जो केस स्टडी वाला एरिया है उसको भी अच्छा करना है, और जो काली थ्योरी है ना उसका आपने रट्टा नहीं मारना है, तो उसको एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा रीड कर लेना है, उसको 3 से 4 दफ़ा। आप गैस करें आईटी के टोटल लेक्चर्स कितने घंटे हो गए? 4 घंटे के टोटल लेक्चर्स हैं। मैं तो कहता हूं हर वीक जितना टाइम आप वॉशरूम में लगाते हैं, आईटी खोल लिया करें बराबर में, ऐसे ही देख लिया करें आप यकीन करें ये बैठना भी आपका मुबारक हो जाएगा आपके लिए। और इसके बावजूद लोग फेल हुए हैं। अच्छा, जो लोग फेल हुए हैं मैं उनको एक और चीज़ भी कहूँगा, जो लोग फेल हुए हैं 40s के अंदर, 40 के अंदर फेल हुए हैं, उनमें से एक बड़ा तबका ऐसा है जो 41-42 नंबर लेके फेल हुआ है। इसको कॉन्सेप्ट्स का भी मसला है और इसको प्रैक्टिस का भी मसला है। जो 45 के आसपास फेल हुआ है उसको प्रैक्टिस अच्छी से करनी है, बस पॉलिश करनी है चीज़ों को, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बेटा बिनिश बड़ी हो जाए बेटा, अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा, ये चूसनी पीने वाले बच्चों वाली हरकतें नहीं करो ना। इंशाल्लाह यार जवान हो गए हो, ये हाल है तुम लोगों के यहाँ, तुम लोग बोर्ड के ऊपर जो है वो। अच्छा जी, अच्छा जो फेल हुआ है ना 30 से लेके 40 के बीच में,
ये वो लोग हैं जिन्होंने एमएफए के सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है इस दफ़ा कि वो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ मैं आपको फिर बताऊं आप फिर फेल हो जाओगे। क्योंकि आसान पेपर में, एक ऐसे पेपर में जहाँ आपको पता है कि यार पेपर बड़ा प्रेडिक्टेबल है, इस एरिया से इतने नंबर आएंगे, इस एरिया से इतने नंबर आएंगे, इस पे इतनी मेहनत करूँ, इस पर इतनी मेहनत करूँ, और उसमें आप 30 नंबर लेके फेल हो रहे हो, तो फिर आपके साथ सिवियर इश्यूज़ हैं। फिर आप सबसे पहला काम ये करो कि इस सब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हो। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया 45 प्लस पे फेल होने वाले की प्रैक्टिस अच्छी करनी है। सर 40 से 45 के बीच में फेल हुआ है, उसको अपने कॉन्सेप्ट्स पॉलिश करने हैं, प्रैक्टिस रीजनेबल तक करनी है, वो लाइन में वो इंशाल्लाह निकाल लेगा जवाब। लेकिन जो बच्चा 30 से 40 नंबर लेके फेल हुआ है भाईजान, वो अपने आप को ऐसे समझे कि वो पहली दफ़ा एमएफए का पेपर दे रहा है और पूरी जान मारे उसके अंदर, ऐसे सोचे कि उसने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये पहले जब आप आगे खलीफा बनने की कोशिश करते हो ना कि यार ये तो मुझे आता है और मुझे तो सिर्फ 2 चैप्टर ही तैयार करने हैं, तो ये आपको लेके डूब जाएगा। मैं दोबारा आपको बता दूं, इस पेपर में 30 से 40 नंबर लेना मेरे हिसाब से ऐसा ही है जैसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम, आधा कोर्स आपने कवर किया होगा ढंग से, उस पर भी 30-40 आ जाते हैं। ये FAR 1 का पेपर नहीं है, ये MFA का पेपर है। और MFA का पेपर ऐसा है कि एक बंदा अगर रीजनेबल लेवल की मेहनत कर ले, देखो मैं आपको आगे के सारे चैप्टर्स, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो NPV का चैप्टर है, चाहे वो बजटिंग का चैप्टर है, चाहे जो हमने वैक पीछे कर लिया है, मैं आपको सारे CF फाइनल BFD के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। तो ये नहीं हो सकता कि एक सवाल पेपर में आ जाए और आपको सिरे से पता ही ना हो कि करना क्या। ऐसा कॉस्टिंग में हो सकता है, ऐसा FAR 1 में ऐसा हो सकता है, बट MFA में जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि एक सवाल है और आप उसका सर पैर ही नहीं पिक कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ें देखी ही नहीं है। तो भैया मैं आपको आज फॉरेक्स का चैप्टर शुरू करा रहा हूँ। अच्छा, मेरे ना एक बेंचमार्क क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के एंड में, आपको 7-8 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 7-8 क्वेश्चंस पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देंगे। ठीक है जी, तो आपने पहले ये पूरा चैप्टर में 7 कवर करना है और फिर वो 7-8 क्वेश्चंस आपने तरीके से करने। अच्छा जी, अब तक रिजल्ट से पहले हमने कोई मॉक कंडक्ट नहीं किया है क्योंकि हमने रिजल्ट से पहले कोई इतनी सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं है। ठीक है जी, अब मैं मॉक कंडक्ट करना शुरू करूंगा अज्यूमिंग कि ये हमारा पहला चैप्टर। मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है जी, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन्होंने 2 चैप्टर्स जो है वो हमारे जो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं वो रिकॉर्डेड लेने। ठीक है, एक उसमें वैक का चैप्टर है और एक उसके अंदर जो है वर्किंग कैपिटल का चैप्टर। ये दोनों आपने साथ साथ रिकॉर्डेड लेने। मैं आपको तकरीबन 20 दिन का टाइम दूंगा, आपने वो पीछे कवर कर लेने, दो टॉपिक्स जो है। ठीक है, और वो 2 टॉपिक्स अगर आप हमारे प्रीमियम लेक्चर से कवर कर लें जो पोर्टल पे मौजूद हैं तो अच्छा भी कवर हो जाएगा और जल्दी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ताकि फिर मैं आपको मॉक बना के दूं, वो मॉक ऐसा हो गया वो एग्जाम स्टैंडर्ड मॉक। अब एक चीज़ सुनना मेरे प्यारे भाई, अगर आप मेरे सारे मॉक्स रिलीजियसली अटेम्प्ट करो, रिलीजियसली का मतलब यह है कि आप आओ, आप भले फेल हो जाओ, मुझे टेंशन नहीं है, आप उसको छोड़ो नहीं, मॉक में आओ। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ आपका MFA का पेपर नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप करोगे 1.5 होशियारी कि जी मेरी तैयारी नहीं है तो मैं मॉक नहीं दे रहा, तो मैं आज आपको बता दूं आपके एग्जाम वाले दिन भी आपकी तैयारी नहीं होगी, नहीं होगी। वहां जाओगे ना मजबूरन पेपर देने के लिए, क्यों? फीस जमा कराई है यार, फेल तो वैसे ही होना जाके भी हैं, फीस जमा कराई है यार, कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो आप इसी नीयत से ना क्विज में आ जाया करें कि कुछ ना कुछ। हमारे यहाँ पर्दे का बेहतरीन इंतजाम है, आपके मार्क्स आपको ही दिखाए जाएंगे, किसी दूसरे को नहीं पता चलेंगे। एग्जामिनर भी ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये कॉपी किसकी है और आप कौन हो। ठीक है जी, क्योंकि अभी रिजल्ट से पहले हम MFA में 1000 स्टूडेंट टच कर चुके थे, रिजल्ट के बाद ये 600-700 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे, तो मुझे भी नहीं पता होगा आप कौन है। तो एग्जामिनर को तो आप साइड में रखो और वो जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। और मुझे कोई शौक नहीं है किसी एक बच्चे के मार्क्स पूरी क्लास में डंडोरची बन के जो है वो बताना कि यार ये फेल हो गया है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। तो आपके मार्क्स राज में रखे जाएंगे, चाहे आपके नंबर जो है वो अभी जिस तरह ऑडिट में बच्चों के नंबर आ रहे हैं ना 6-5, आई डोंट केयर। देखो बंदा मुझे वो बुरा लगेगा जो पेपर देने ही नहीं आया, इस चक्कर में नहीं आया कि सर वो मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं। भाई आप आओ, फिर भी आपने नहीं पढ़ा ना, आप तब भी आओ। क्या होगा इससे? एक एहसास आपके अंदर जागना शुरू होगा कि यार नहीं हो रहा सवाल में, पढ़ने की ज़रूरत है।
मुझे जाके देखने की ज़रूरत है। अच्छा, आप एक मॉक आपने दी, आपके मार्क्स आ गए 9, फेल हो गया आपको एहसास हुआ, आप घर गए, आपने पढ़ा बैठ के, आपने कहा यार अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं दोबारा मॉक अटेम्प्ट करूँ। आप दोबारा दे देना मॉक, दोबारा चेक करके दे देगा, ठीक है जी। मेरी चेकर के साथ हिसाब किताब इस तरह का है कि जितनी दफ़ा एक बच्चा मॉक दे आप उसको क्या करो, चेक करते रहो, ठीक है जी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप एक दफ़ा फेल हुए, दोबारा दे दो उसी मॉक को, तीसरी दफ़ा दे दो। लेकिन अगर आप यार पहली अटेम्प्ट ही जाके पहली दफ़ा ही अपने आप को टेस्ट करोगे आई कैप में जाके, और वो टेस्ट सही नहीं हुआ तो धुआं निकलेगा और धमाके की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं आपको समरी बता दी है। अच्छा जी सर, हम फॉरेक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और कोई बंदा ना क्लास में बात, जो मेरे करीब बैठे हुए बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आवाज़ जाती है और फिर ऐसे लगता है कि क्लास में मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास ना जो चैप्टर है इसका नाम फॉरेक्स नहीं है, इसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा जी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है हमारे पास फॉरेक्स का, एक हिस्सा है हमारे पास कमोडिटीज का। बेटा जरा चुप हो सकते हो थोड़ी देर। और एक हिस्सा है हमारे पास सर इंटरेस्ट रेट का। अच्छा, मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मुझे एक बात बताओ, मुझे ना अभी कोई 3 महीने बाद ACCA की फ़ीस पे करनी है, अज्यूम करो मैं ऐसे कर रहा हूँ, और मुझे फ़ीस पे करनी है से कोई $200 या से 200 पाउंड्स पे करनी है, ठीक है। 2 पेपर्स मैंने देने, 200 पाउंड्स मैंने पे करनी है। कब पे करनी है? 3 महीने बाद। पक्का मुझे पता है 200 पाउंड देने हैं। ये 200 के 250 हो सकते हैं? नहीं, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। रिस्क का मतलब होता है चेंज होने का डर। क्या आपके ACCA की फ़ीस 200 से 250 पाउंड हो जाएगी? नहीं। तो फिर क्यों डर है? सर मसला ये है कि 1 पाउंड आज 370 रुपए का है, पता नहीं मार्च तक पहुंचते पहुंचते 450 का ना हो गया। पाकिस्तान है तो मुझे डर है कि सर मुझे शायद ACCA की फीस पाउंड तो 200 ही होंगे, लेकिन रुपये में जब वो कन्वर्ट होगा तो बढ़ जाएगा अमाउंट, रेट बढ़ जाएगा, तो सर मुझे शायद क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इस नुकसान को कैसे मिटिगेट करेंगे? मिटिगेट करने का मतलब सर कम करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, दूर करेंगे खुद से, वो हम पढ़ेंगे फॉरेक्स के रिस्क मैनेजमेंट में, फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। सर मैं किसान हूं और सर अभी फसल उगने वाली है, और फसल जब उग जाएगी तो मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, और जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि फसल के रेट गिर जाएं। तो मैं गया और मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये कहा कि यार आप ना मुझसे फसल अभी के अभी रेट आज तय करके ले लें। ऐसा है पाकिस्तान में जो क्रॉप्स हैं, ख़ास तौर पे जो ऐसी क्रॉप्स जो पाकिस्तान के मेन क्रॉप्स हैं, वो आम तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसानों से पहले से ख़रीद लेती है। अब बताओ अगर ऐसा ना हो और मुझे उसको मार्केट ले जाना पड़े बेचने के लिए, तो मुझे डर लगा रहेगा ना किस चीज़ का, कि कहीं रेट ना गिर जाए, कहीं रेट ना गिर जाए। तो इसको हम कवर करेंगे किसमें? कमोडिटीज़ के अंदर, ठीक है जी। हम ये देखेंगे कि सर किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं इस चीज़ से। इंटरेस्ट रेट, मैंने फ्यूचर में लोन लेना है, आज से 3 महीने बाद लोन लेना है मैंने, और मुझे लग रहा है कि जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट इज बाउंड टू इंक्रीज, और पता नहीं 3 महीने बाद जब मैं लोन लेने जाऊं तो उस वक्त नहीं बैंक का रेट, सूद का रेट कहां जाके पहुंचाओ। तो आज कुछ ऐसा करूं कि उस इंक्रीज से अपने आप को बचा सकूं। ये हम किस में पढ़ेंगे? इंटरेस्ट रेट के अंदर। ये तीनों टॉपिक आपके पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में आते हैं, और इन तीनों टॉपिक से पेपर कितना बना है ये मैं आपको बता देता हूं। आज तक हमारे पास 6 अटेम्प्ट्स हुई हैं, और अभी तक कोई भी अटेम्प्ट ऐसी नहीं आई है कि जिसमें हमारे पास फॉरेक्स टेस्ट यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट ना हुआ हो। ऐसा सर ये हमारे पास जो है वो डाटा है। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या क्या टेस्ट हुआ है, कितनी दफ़ा फॉरेक्स टेस्ट हुआ है? सर फॉरेक्स टेस्ट हुआ है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और 4 दफ़ा और 5 दफ़ा।
और इंटरेस्ट रेट रिस्क कितनी दफ़ा टेस्ट हुआ है? एक दफ़ा। कमोडिटीज कितनी दफ़ा टेस्ट हुई है? एक दफ़ा। तो इस दफ़ा किस चीज़ के आने का चांस है? सबके। किसके आने का चांस है? सबके आने का चांस है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ज़्यादा चांस किसका, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार इस दफ़ा हमारे पास ज़्यादा चांस लग रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट रिस्क पूछ लें या कमोडिटीज़ पूछ लें। क्यों? पिछली 2 अटेम्प्ट से लगातार वो फॉरेक्स को 4 और 6 नंबर दे रहा है। ठीक है जी, मेरा अपना आंसर है कि इस दफ़ा शायद सवाल में 2 पार्ट्स हों, एक कमोडिटी के लिए और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए। लेकिन ये याद रखना, पहली अटेम्प्ट में जब फॉरेक्स आया तो मैंने प्रेडिक्ट किया दूसरी अटेम्प्ट में फॉरेक्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा। फिर फॉरेक्स आ गया। फिर मैंने प्रेडिक्ट किया कि यार इस दफ़ा तो पक्का जो है वो इंटरेस्ट रेट आएगा। फिर क्या हुआ? फॉरेक्स आ गया। फिर हमने कहा इस दफ़ा तो पक्का इंटरेस्ट रेट आएगा, कमोडिटीज़ आ गया। फिर हमने कहा इस दफ़ा तो पक्का इंटरेस्ट रेट आएगा, सिर्फ 4 नंबर का इंटरेस्ट रेट पूछा। फिर अपने अब्बा को घुसा दिया साथ में फॉरेक्स को। और फिर हमने कहा इस दफ़ा तो पक्का कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट पूछेगा। उसने दोबारा क्या पूछ लिया? तो उसको प्यार है किससे? फॉरेक्स से। तो इस दफ़ा क्या होगा? अब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फॉरेक्स आएगा, ऐसा है। तो अब इस दफ़ा फॉरेक्स शायद ना है। लेकिन अच्छा सुन लो, अच्छी बात यह है कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है ना, तो बाकी 2 एरियाज उसी जैसे ही हैं। वही नॉलेज आप इन 2 में भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसी तरीके से जो है वो आप इंटरेस्ट रेट को हेज करोगे। ऐसा ये अगर किसी ने कॉपी करना है तो अपने पास सामने रख लो और हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जामिनर ने सोचा तो यही था कि फाइनल अकाउंट्स FAR 2 में लॉन्ग में नहीं आएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? हैं? देखो एक चीज़ याद रखो, जब तुम्हें एक चीज़ लग रही हो ना ये नहीं टेस्ट होगा, उसकी डबल तैयारी कर लो। क्योंकि आप मनूस हो, ये याद रखो टेस्ट ज़रूर होगा। ठीक है ना? कितने लोग ऐसे हैं जिस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा होता है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप हैं? अच्छा चलो बता रहा हूँ बेटा किताब के बारे में। अच्छा सुनना जरा दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉपी करना है। एटलीस्ट ये ऊपर के ये 3 कंपोनेंट्स कॉपी कर लो ताकि तुम्हें पता चले कि कोर्स में है क्या। कर लिया? अच्छा जी, आगे बढ़ो दोस्त। अपने पास हेडिंग डालें जी, बेसिक्स ऑफ यार मैंने अभी एक बड़ी लंबी चौड़ी रिक्वेस्ट की कि जिसको डिस्कशंस करनी है ना वो पीछे जाके बैठे। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से एक चीज़ दिमाग में बिठाना। सर ये मैं हूँ, ये है जी ACCA। ठीक है जी, गौर सुनना। मैंने सर ACCA को आज के आज, अभी के अभी, कल परसों की बात नहीं कर रहा, महीने बाद की बात नहीं कर रहा, 3 महीने बाद की बात नहीं कर रहा, आज की बात कर रहा हूं। मैंने ACCA को फीस पे करनी है $270। ठीक है जी। अच्छा मैं एक पाकिस्तानी बंदा हूं, मेरे पास डॉलर्स नहीं होते, मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी है, डॉलर्स नहीं है मेरे पास। ठीक है जी। अब ACCA के पास में गया, उसने कहा जी हमारे पास आपको डॉलर देने पड़ेंगे। अब बताओ ये डॉलर लेने के लिए मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा मार्केट में एक डीलर के पास। किसके पास? याद रखना डॉलर्स एक्सचेंज से नहीं मिलते हैं। एक्सचेंज कौन से वाला? स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। ये किससे मिलता है? सर करेंसी एक्सचेंज से मिलता है। करेंसी एक्सचेंज पाकिस्तान में एक नहीं है, हर बंदे का अलग अलग है। कोई भी बंदा करेंसी एक्सचेंज खोल सकता है SCCP से और स्टेट बैंक से अप्रूवल लेके। ठीक है, अब और सुनना दोस्त, मैं डीलर के पास आया, अच्छे तरीके से सुनना। डीलर को मैंने कहा मुझे $270 की ज़रूरत है चाचा, ये बताएं $1 कितने रुपए का है? चाचा ने कहा जी डॉलर का रेट है 270, 275 पर US डॉलर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चाचा ये 270 भी है 275 भी है $1 का रेट। उसने कहा जी, तो मैंने कहा 270 वाला दे दो, ये थोड़ा सस्ता लग रहा है, ये वाला दे दो। ऐसा है? नहीं सर। चाचा ने मुझे समझाया कि देखो बेटा ये जो दुकान है ना ये मेरी है, तो मैं सस्ते में चीज़ें खरीदता हूँ। ये कौन बोल रहा है मुझे?
डीलर कह रहा है कि मैं सस्ते में चीज़ें खरीदता हूँ और महंगे में चीज़ें बेचता हूँ। ठीक है जी, अब बताओ मुझे डॉलर ख़रीदना है, डीलर डॉलर को बेचेगा। तो मैं डीलर के पास गया, मैंने कहा जी मुझे आपसे डॉलर ख़रीदने हैं। तो बताओ जब मैं ख़रीद रहा हूँ तो डीलर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। डीलर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो डीलर के लिए हमेशा सेलिंग रेट बड़ा रेट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। और जब डीलर खुद बाय करेगा तो हमेशा क्या करेगा? सस्ते दामों खरीदेगा। तो डीलर सस्ता खरीदेगा, महंगा बेचेगा, तभी तो बिजनेस चला पाएगा। तो डीलर की आदत क्या है? अगर आप उसके पास डॉलर लेके जाओ तो आपसे सस्ते दामों खरीद लेगा, अगर आप उससे डॉलर खरीदने जाओ तो महंगे दामों देगा। तो ये जो बाइंग रेट और सेलिंग रेट की बात हो रही है, किसके पर्सपेक्टिव से हो रही है? डीलर के पर्सपेक्टिव से। तो बताओ डीलर किस रेट पर डॉलर बेचेगा और किस रेट पे खरीदेगा? अच्छा, मुझे डॉलर खरीदने, तो डीलर क्या करेगा? बेचेगा मुझे डॉलर। तो बताओ डीलर मुझे किस रेट में डॉलर बेचेगा? तो सर मैंने $270 किस रेट में खरीद, इसको 270 को हटा के चेंज कर दूं, मैं 2000 कर दूं, नहीं तो इसी में कंफ्यूज रहोगे। 2000 US डॉलर्स इंटू 275, अब बताओ क्या आता है? मैं 5.5 लाख रुपए पे करूंगा किसको? डीलर को, और उससे क्या ले लूंगा? डॉलर ले लूंगा। अच्छा, अगर आप गौर करो ना तो ये 2000 क्या है? US डॉलर है, मल्टीप्लाई बाय 275 रुपए पर डॉलर, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, और ये $2000 कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? लोकल करेंसी में, रुपीस में। कितने? 5 लाख। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपने 5,50,000 रुपए क्यों खर्च किए? क्यों खर्च किए? क्योंकि मुझे डॉलर में एक पेमेंट करना थी, क्योंकि मुझे डॉलर में एक पेमेंट करना थी। जब भी आप डॉलर में पेमेंट करोगे आपको इसके लिए डॉलर खरीदने पड़ेंगे। आप डॉलर खरीदोगे, डीलर डॉलर बेचेगा, और डीलर डॉलर बेचेगा तो कौन सा रेट आएगा? इसका मतलब है जब मुझे पेमेंट करना है फॉरेन करेंसी में तो इक्वेशन में हमेशा सेलिंग रेट आ रहा होगा। क्यों? आपने डॉलर देने हैं तो आपको डॉलर पहले खरीदने पड़ेंगे। जब आप खरीदोगे तो डीलर बेचेगा, और डीलर बेचेगा तो कौन सा रेट है? तो इसका मतलब मेरे जहन में एक चीज फिट हो गई कि मुझे जब भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है तो सर मुझे सेलिंग रेट इस्तेमाल करना है। जब भी मैंने किसी को डॉलर देने हैं तो इससे पहले डॉलर खरीदने हैं, और जब मैं डीलर से डॉलर खरीदने जाऊंगा तो डीलर डॉलर बेचेगा मुझे, तो कौन सा रेट इस्तेमाल होगा? इसका मतलब है मुझे जब भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है मुझे महंगी करेंसी मिलेगी, बड़ा रेट मुझे मिलेगा, ज्यादा मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब बताओ मैंने डीलर से किस रेट में डॉलर खरीदा? अब बताएं जो रेट है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट, किसके पर्सपेक्टिव से? डीलर के पर्सपेक्टिव से बाइंग रेट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, बिकॉज डीलर हमेशा सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा। और सर अगर मैंने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में तो सेलिंग रेट में इस्तेमाल करूंगा, ये याद रहेगा। अब आइंदा के बाद जहन में बैठ गया, अगर मुझे सर 5,000 रियाल पे करने हैं तो मैं जाऊंगा, देखूंगा डीलर के पास 2 रेट आ रहे होंगे, एक बाइंग रेट जो सस्ता रेट होगा और एक सेलिंग रेट जो कि महंगा होगा। डीलर इतना हरामखोर है, मुझे सस्ती चीज़ नहीं बेचेगा, मुझे क्या करेगा? महंगी देगा। तो जब भी मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है मुझे पहले फॉरेन करेंसी खरीदनी है, और जब मैं खरीद रहा हूँ तो डीलर बेच रहा होगा, तो डीलर का कौन सा रेट? सेलिंग रेट इस्तेमाल होगा। ऐसा है। इसका मतलब यह है कि व्हेन फॉरेन करेंसी पेमेंट इज टू बी मेड, we will purchase foreign currency at higher rate, that is selling rate। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा, एक स्टेप आगे बढ़े सर, ये कॉपी करें सर। तो इसका मतलब है जब आइंदा के बाद जब भी मेरे सामने फॉरेन करेंसी की पेमेंट आएगी तो फॉरेन घंटी बजनी चाहिए, कौन सा रेट उठाना है? सेलिंग रेट उठाना है। ठीक है जी, ये पहले ये कॉपी कर लो ना, बाकी लोग कर रहे हैं, रुक जाओ जरा से। सर जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में एमएफए पढ़ा है क्या वो पुराने लेक्चर से ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप करंट लेक्चर सुने। ठीक है जी,
क्योंकि 10 चीज़ें टीचर भी सीखता है एग्जाम के बाद कि उसको किस चीज़ को ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। तो लेटेस्ट अटेम्प्ट के लेक्चर ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। वाह यार वाह, ये कौन था? बुक प्रीवियस अटेम्प्ट की चलेगी। अगर किसी के पास लास्ट अटेम्प्ट की किताब पड़ी हुई है तो उसको नई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको पुरानी किताब बेच रहा है तो उसमें 30-40 पेजेस मैंने चेंज किए, उस पर अपना पैसा नहीं ज़ाया करना। इससे बेहतर है आप नई किताब ले लें, ठीक है। किताब दे दी है मैंने प्रिंटिंग पे, आज उसूलन आ जानी चाहिए थी और मुझे उससे ईमेल कर दी होगी कि हाँ आ गई है, भिजवा दूंगा, इशा तक आ जाएगा। ये बेटा हमारे घर पे अवेलेबल होगी, यहीं अवेलेबल होगी ना, और कहाँ होगी, हैं? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। चलो जी, FC का मतलब है फॉरेन करेंसी। सर प्रीमियम लेक्चर्स लें या ये लाइव क्लास लें, ये एक दफ़ा ही ना हम इसको आज डिस्कस करते हैं और इसको सेटल करते हैं, ठीक है। देखो, जो बच्चा ऐसा है जो घर पे फोकस्ड हो के सुकून से तसल्ली से लेक्चर ले सकता है, प्रीमियम लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड में मैंने MFA के करवाए हैं, बहुत डिटेल में, ठीक है। मैं अंदाज़ा आपको इससे लगवा सकता हूँ कि लास्ट टाइम फॉरेक्स में ये जो मेरा PDF बनता है ना, लाइव क्लास का PDF तकरीबन 48 पेज का बना है और प्रीमियम का उल्टा है, 84 पेजेस का बना है। तो प्रीमियम में मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें कराई हैं। तो अगर एक बच्चा घर में बैठ के सुकून से तसल्ली से अपने लेक्चर ले सकता है और उसको परेशानी नहीं होती, कोई फोकस रह के काम कर सकता है, प्रीमियम लेक्चर उसका सोल्यूशन है। अगर एक बंदा चाहता है नहीं यार मैं लाइव क्लास में आऊँ या मैं लाइव क्लास के लेक्चर लूँ, थोड़ी बहुत तफरी भी होती है क्लास में, और ये भी है कि यार सर ज़रा जो है वो चीज़ें पढ़ा रहे होते तो बंदा बोर भी नहीं होता, उसमें जो है ना वो आपको उसमें लेक्चर होंगे 15 मिनट के, 20 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का, यहाँ 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो अगर कोई बंदा इस तरह लेक्चर लेना चाहता है ये ले। लेकिन मैं फिर बता दूँ, दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं। शायद किसी जगह पे कोई बच्चा ये क्लेम कर सकता है कि प्रीमियम में आपने ये ज़्यादा पढ़ा है, यहाँ ये नहीं पढ़ा है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। क्योंकि मैं प्रीमियम लेक्चर जब रिकॉर्ड कराए थे तो मैंने किताब के कोने कोने से, जहाँ किताब को भी नहीं पता कि चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ से भी मैंने निकाल के चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी, ठीक है जी। आपने ये लेक्चर लेने, ये लें, वो लेना है वो ले लें, ठीक है जी। अच्छा, अगली अटैम्प्ट में जो कमिंग अटैम्प्ट है उससे IT का एरिया निकाला जा रहा है और सस्टेनेबिलिटी का एरिया कोर्स में डाला जा रहा है, ठीक है जी। और वेटेज जो है ना ऊपर नीचे की जा रही है पेपर की मुकम्मल तौर पे, चाहे नया सिलेबस आए या नया सिलेबस नहीं आए, ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल राशनिंग का चैप्टर डाला जा रहा है, ठीक है जी। और उसके अलावा इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर का चैप्टर डाला जा रहा है, क्योंकि मैं सिलेबस देख रहा होता हूँ, एक कमेटी है हमारी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पेपर पास कर लो। उनको ये लगने लग गया कि यार ये आसान है पेपर बहुत, तो इसको थोड़ा सा बीफअप करो। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ। तो इस अटेम्प्ट में कोशिश करो कि पर्चा निकाल लो, ठीक है जी, ताकि आपको अगली अटेम्प्ट में दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। चलो, इसी चक्कर में ना मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, ये सुने सर। मेरी ना खाला दरियाफ्त हुई है, ठीक है जी, गौर से सुनना। खाला मेरी रहती है USA में, और जैसे ही मुझे पता चला कि खाला US में रहती हैं तो मैंने खाला को फ़ोन किया। मैंने कहा खाला, ये मैंने सुना है डॉलर बहुत महंगे होते हैं, तो आप एक काम करें ना, आप कोई $5000 भेज दें मुझे। हैं? खाला ने क्या कहा? खाला ने कहा कोई मसला नहीं है बेटा, तुम भी हमारे बच्चों, ये लो $5000। ये मेरी खाला है बेटा, यहाँ बोर्ड पे देख लो। क्या कह रहे हो? 500 रुपये भी खाला ना दे? अच्छा खैर, अपना अपना हिसाब किताब है। अच्छा, किसी किसी को खाला बहुत कुछ दे देती है, क्योंकि उसने खाला की बेटी से शादी की होती है, ठीक है। अच्छा तो चलो, $5000 जो है वो खाला ने भेज दिए हैं।
अब मैं टेंशन में हूँ यार, यहाँ तो डॉलर चलता नहीं है, इधर क्या चलता है, पीकेआर चलता है, तो मुझे डॉलर क्या करना है, जाके बेचना है। अब मैं आता हूँ डीलर के पास, मैं कह रहा हूँ चाचा $5000 मैंने आपको बेचने हैं। चाचा डॉलर के रेट क्या है? चाचा ने कहा डॉलर का रेट है 275 पर यूएस डॉलर। मैंने कहा चाचा ये देखें डॉलर है मेरे पास जो है ना, बड़े कड़क नोट है, तो 275 में बेचूंगा आपको, ठीक है ना? चाचा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नरम नोटों के रेट है और ये कड़क नोटों के रेट, ऐसा नहीं है। चाचा ने कहा भाई मेरी आदत है, मैं हमेशा सस्ती चीज़ खरीदता हूँ और महंगे दामों बेचता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं डीलर को ये चीज़ बेचने आ रहा हूँ तो डीलर क्या कर रहा होगा, खरीद रहा होगा। तो डीलर के लिए बाइंग रेट सस्ता रेट होता है और सेलिंग रेट महंगा रेट होता है। अब बताओ $5000 मैंने डीलर को देने हैं, डीलर परचेज करेगा मुझसे, तो कौन सा रेट देगा मुझे? सर 270। तो इसका मतलब है सर मैं $5000 जब डीलर को दूंगा तो डीलर मुझे बड़े कम पैसे देगा, और ये यूएस डॉलर क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा? 13,50,000 रुपए ये आ गए। ऐसा इसका मतलब है जब भी फॉरेन करेंसी में रिसीट्स आएंगी, मैं उनको क्या करूंगा, रुपयों में कन्वर्ट करवाने जाऊंगा। तो मैं ये डॉलर बेच रहा हूंगा और डीलर खरीद रहा होगा, तो इसका मतलब है सर कौन सा रेट इस्तेमाल होगा, बाइंग रेट इस्तेमाल होगा। ऐसा है। अब ये दोनों चीजें आपने सीख ली, दिमाग में बैठ गई। फॉरेन करेंसी की पेमेंट करना है, टेंशन में आ जाओ क्योंकि डॉलर तुम्हें महंगा मिलेगा। फॉरेन करेंसी में रिसीट्स आनी है, फिर से टेंशन में आ जाओ, क्यों? क्योंकि डॉलर तुमसे डीलर सस्ते दामों खरीदेगा। ऐसा है। तो हमेशा नुकसान किसको होगा, हमें होगा। जब खरीदने जाएंगे तो महंगा मिलेगा, जब बेचने जाएंगे तो सस्ता बेचना पड़ेगा। ऐसा है। अब बताओ फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, कौन सा रेट, सेलिंग रेट, और फॉरेन करेंसी में रिसीट्स आई है तो आपने बाइंग रेट पे जो है वो सेल करना जाके किसको, डीलर को। ऐसा है। अब ये बेसिक बात मैंने समझा दी, अब मैं आपको दे रहा हूं इस पर क्वेश्चन, शाबाश। अच्छा, क्या ये जो करंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो इसके लिए वैक का पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है ये। एक बंदा अभी से कोर्स लेना शुरू करता है, जो 2 चैप्टर शुरू के बचे हैं वो आखिर में भी दे सकता है, आखिर में पढ़ सकता है, कोई टेंशन नहीं। आगे आ जाओ, बढ़ जाए। यार बहुत छोटा सा एक सवाल है, 2 रुपए वाला। हाँ जी, कौन सा रेट छोटा होता है? बाइंग किसके हिसाब से होती है? वो डीलर के हिसाब से। और बाइंग रेट हम कब यूज करते हैं? जब फॉरेन करेंसी में रिसीट्स हो। ऑनलाइन वालों क्या मेरी आवाज आ रही है? आओ मेरे बच्चों, मुझे इसको जरा सॉल्व कर। एसीजे की फी भरने के ना 2 ऑप्शन है, या तो कह रहे डॉलर में दे दो $4000 या 2700 GBP दे दो। तो बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहिए? अच्छा, मैंने पेमेंट करना है। सेलिंग रेट कौन सा रेट होगा? हमेशा हायर रेट। जी क्या करें, डॉलर दें या GBP दें? सर $4000 अगर आपने पे करने हैं तो आप पे करोगे तो आपको डॉलर खरीदना पड़ेंगे और डीलर क्या करेगा, बेचेगा। तो 285 का मुझे $1 पड़ेगा, कितना आता है? 11,40,000 इतना पैसा बनेगा। और व्हाट इफ कि हम 2700 GBP पे जाएं? जी अगेन GBP भी हमने परचेज करना है। 10 लाख। तो बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस GBP में पेमेंट करना
एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, ऐसा तो हमें ये काम करना चाहिए। पक्का जी? इसमें किसी को 2 रुपये वाले सवाल में इशू है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। पक्का? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, ठीक है जी, जो यूके की करेंसी, इसको स्टर्लिंग भी कहते हैं, पाउंड्स भी कहते हैं, जीबीपीज भी कहते हैं, ठीक है जी। डॉलर के आगे यूएस लिखा हुआ है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स हैं। डॉलर ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, कनाडा का भी होता है, ठीक है जी। क्या कह रहे हो? जिम्बाब्वे के भी डॉलर्स हैं, जिम्बाब्वियन डॉलर्स हैं जो पाकिस्तानी 1 रुपये में 1 बिलियन मिल जाते हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, पढ़ना, पुअर बिलियनियर्स के नाम से। उसमें जिम्बाब्वे की करेंसी बताई गई है कि कितनी बुरे तरीके से जो है वो पूरे 3-4 साल के साइकिल में पूरी करेंसी चेंज हो जाती है। जिम्बाब्वे में जो मुलाजिम होते हैं ना किसी कंपनी में, उनकी तनख्वाह फिक्स नहीं होती, क्योंकि महीने के शुरू में जो करेंसी का हिसाब होता है और जो महीने का एंड होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है चीज़ों में, तो आखिरी दिन बैठ के काम होने के बाद पैसे देते हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी, जैस्मिन लिमिटेड इज शेड्यूल्ड टू रिसीव $70,000 टुडे। आज कल परसों नहीं, कब रिसीव होने? आज रिसीव होने। रिसीव करने के बाद हम क्या करेंगे? ये हमारी आदत रहेगी कि जब भी फॉरेन करेंसी रिसीव आएंगी तो हम घर पे ले जाके डॉलर्स में नहीं रखेंगे उसको, क्या करेंगे? उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा। तो द कंपनी विल इमीडिएटली कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी इनटू पीकेआर टू मिटिगेट एनी फॉरेन करेंसी रिस्क। इसका क्या मतलब है? फॉरेन करेंसी रिस्क, कहीं ऐसा ना हो जाए कि डॉलर सस्ता हो जाए, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन ये रिस्क फिर भी है, ठीक है जी, शाबाश। इस वक्त गोल्ड का क्या रेट चल रहा है? 280 285 के करीब चल रहा है ना। अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है तो क्या करना चाहिए आपको? बेच देना चाहिए। डर क्यों लगा हुआ है कि यार, डर किस चीज़ का है? अभी लग रहा है कि रेट में करेक्शन आई ना तो 10-15 हज़ार की मार्केट करेक्ट होगी, नीचे आएगा। अब बताओ जी क्या करें जी? कौन सा रेट? बाइंग रेट, सेलिंग रेट? बाइंग रेट कौन से वाला है इसमें? ये बाइंग रेट है 285 वाला? नहीं सर, ये सेलिंग रेट है, बीइंग द हायर वन। और ये तो बताओ हमें $70,000 रिसीव होने, मल्टीप्लाई बाय 280 क्या आ रहा है? 196 मिलियन है, 19 मिलियन। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा मामला हो गया। श्योर इतना ये अमाउंट सही है? क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त है, वो $32,000 पे काम कर रहा है मंथली, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ, मंथली $32,000। हाँ, वो $10,000 पे गया था 2009 में, आज वो $32,000 पे काम कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कमा कितना रहा है वो। 32 पर एनम नहीं, पर मंथ भाई। वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है यूएस के किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल का, और 2009 से गया है वो वहाँ पर, ठीक है जी। बोरी काका है हमारे, लेकिन माशाल्लाह सीए करके गए और मंड के छाप रहे हैं। 90 लाख रुपए। चलो मैं आपको एक और बात बताऊं, एक हमारा सीनियर है, मुझसे तकरीबन को 2 बैचेस आगे का है, वो काम करते हैं अल-फजर कैपिटल में, दुबई की सबसे मशहूर फाइनेंशियल कंपनी। उसमें उनकी तनख्वाह करंटली है कोई 1.5 लाख दरम जी, 75 रुपए का दरम है। निकालो गरीबों, हैं कितना आ रहा है? आगे बढ़ो। मुझे इन लोगों को देख के बहुत वो होता है कि यार मुझे भी चले जाना चाहिए, मेरी भी इतनी इनकम होती, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं इनसे कम कमाता हूँ, लेकिन सुकून का कमाता हूँ। अच्छा, बोर्ड पे देखना दोस्त।
यार हमारी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, रेगुलर की फ़ीस होगी को 17,000। 17,000 में क्या होता है? नहीं, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दफ़ा कॉस्टिंग में अभी रिज़ल्ट से पहले ही 2,000 बच्चे हो गए थे हमारे पास। तो यहाँ देख लो, हैं? चलो इधर देख लो, ये कह रहे जनाब ABC लिमिटेड परचेजेस इन्वेंट्री वर्थ $20,000। अच्छा, जब हम परचेज करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी में पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं? देने होते हैं, ठीक है। एंड सेल्स इट इमीडिएटली फॉर 15,000 GBP। $20,000 का खरीदा और 15,000 GBP में, तो 5,000 का लानती हूँ, 5,000 फिगर ही सही नहीं है। क्यों? पेमेंट डॉलर्स में हो रही है और रिसीट्स GBPs में आ रही है। रिसीट्स यहाँ GBP में। द फॉलोइंग स्पॉट, स्पॉट का क्या मतलब होता है? स्पॉट का मतलब है अभी डॉलर कितने का है, अभी GBP कितने का है। स्पॉट का मतलब है राइट नाउ, ठीक है जी। ये नीचे रेट्स दिए हैं, बताएं जी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है इस ट्रांजैक्शन पे। फॉरेक्स का सवाल 8 नंबर का होता है और 6 मिनट में सॉल्व हो जाता है अगर आपको आता है, नहीं तो 5 मिनट में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये छोड़ देना है, ठीक है जी। बढ़े हम आगे। हो गया जी, बिल्कुल अपलोड होगा बेटा आज का। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्स। तो सेल्स तो हमारी 15,000 GBPs में। अब बताओ 15,000 GBP आपको रिसीव होंगे या आपने पे करने हैं? रिसीव होंगे। तो रिसीव होंगे तो हम ये बेचने जाएंगे। फॉरेन करेंसी की रिसीट्स को आप जब बेचने जाओगे तो डीलर क्या करेगा? आपसे बाय करेगा। तो डीलर के लिए कौन सा रेट, बाइंग रेट कौन सा? 375। यानी जब भी फॉरेन करेंसी रिसीट्स आएंगी आपको बाइंग रेट से मल्टीप्लाई करना है। कितना? 56,000। तो 5.625 मिलियन। और कॉस्ट कितनी है हमारी? $20,000। ये डॉलर्स आपने पे करने हैं। डॉलर अगर आपने पे करना है तो सेलिंग रेट, हायर रेट 284। कितना? 5.68 मिलियन। तो ये तो सर हमें लॉस हो गया कितने का? ऐसा है, ये क्या हो गया हमें नेट? बढ़े हम आगे। अपने पास हेडिंग डालें फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, किसी को बाइंग और सेलिंग रेट में आपको मसला तो नहीं है ना? सेलिंग रेट हमेशा बड़ा रेट और बाइंग रेट, और सेलिंग रेट हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है और हम फॉरेन करेंसी खरीदने जाएंगे और डीलर बेच रहा होगा, ऐसा। और आपने बाइंग रेट कब इस्तेमाल करना है? जब फॉरेन करेंसी रिसीट्स हो। पक्का? अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अपने पास हेडिंग डाल दिया आपने फॉरवर्ड। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत तमीज़ और तरीके से देखना ताकि आगे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है जी। गौर से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज मेरे पास अज्यूम करते हैं 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2023, ठीक है। मुझे एक पेमेंट करना है 31 मार्च 2023 पे सर $1,500 की यहाँ मुझे पेमेंट करनी है। अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? मैं इस वक्त इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये मेरा फ्यूचर है, ठीक है जी। 31 मार्च मेरा फ्यूचर है। आज के दिन मैंने देखा तो मुझे डॉलर मिल रहा था स्पॉट पे 280, 286 पर
US डॉलर। मैंने कहा यार मुझे आज थोड़ी चाहिए, आज थोड़ी करनी है पेमेंट, पेमेंट कब करनी है? 3 महीने बाद। तो क्या करें, आज से डॉलर लेके बैठ जाएं, हैं? लेके बैठ जाएं डॉलर। अगर आप डॉलर लेके बैठ जाओगे तो आपका पैसा फंसा रह जाएगा, इसमें फंसा रहेगा आपका पैसा। कितने महीने? तो आप अपना पैसा क्यों फंसा रहे हो यार? तो हम गए एक बैंक के पास। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें किससे मिलता है? आम तौर पे बैंक से मिलता है। हम गए बैंक के पास, हमने कहा बैंक हमें आज से ठीक 3 महीने बाद $1500 की पेमेंट करना है। बैंक ने कहा मुझसे खरीद लेना जब तुम्हें चाहिए हो। मैंने कहा मसला ये कि 3 महीने बाद जब खरीदूंगा ना तो उस वक्त पता नहीं रेट क्या हो। आपको क्या लग रहा है, बैंक रेट बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? बैंक ने कहा भाई हमें तो लगता है कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट कभी नीचे नहीं आएगा, वह ऊपर ही ऊपर जाएगा। उसका रीज़न भी है। ठीक है जी। तो मैंने कहा यार मुझे फिर एक बात बताओ, अगर मैं डॉलर आज ही खरीद लूँ? उसने कहा पैसे फंस जाएंगे। मैंने कहा काम करो ना, आज रेट तय कर लेते हैं। तो बैंक ने कहा यार इसमें तो मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि डॉलर आगे जाके बढ़ेगा। गौर सुनना। खैर मैंने बैंक को कन्विंस कर लिया। बैंक ने कहा जी मैं आपको रेट दूंगा 292 295 पर। अब बताओ मुझे USD खरीदना है, डीलर USD बेचेगा। मुझे बताएं सर इन दो रेट्स को देख के आपको क्या लग रहा है, मार्केट क्या परसीव कर रही है? मार्केट इज परसीविंग कि डॉलर आगे जाके महंगा होगा। ऐसी मार्केट को कहते हैं कॉन्टेंगो। क्या कहते हैं? कॉन्टेंगो मार्केट। कौन सी मार्केट्स होती हैं? जिनमें स्पॉट पे चीज सस्ती मिल रही होती है, और अगर आपने फॉरवर्ड कवर में कोई चीज खरीदनी है, आज ही बैठ के 3 महीने बाद कोई चीज खरीदनी है, तो रेट महंगा होगा। ऐसा व्हाट इफ के मार्केट ये परसीव कर रही होती है कि आगे जाके डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो फिर क्या करते हैं हम? यार ये क्या हो गया यार? आवाज आ रही है मेरे बच्चों? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। तो अगर सर ये उलट होता, ऐसा होता है कि कोई चीज सस्ती फ्यूचर में, आपको लगता है कि फ्यूचर में रेट गिर जाएंगे इसके? ऑयल मार्केट में होता है सर अक्सर ऐसा। आपको नजर आ रहा है जी डॉलर सॉरी ऑयल चल रहा है जी कोई 500 या $100 पर बैरल, लेकिन लग रहा होता है कि मुस्तकबिल में ऑयल का रेट सिग्निफिकेंटली गिर जाएगा, तो उसके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सस्ते दामों मिल रहे होते हैं। तो ऐसी मार्केट जिसमें उलट सीन हो, स्पॉट पे चीज महंगी हो और लग रहा है कि मुस्तकबिल में क्या हो जाएगी, ऐसी मार्केट को हम कहते हैं बैकवर्डेशन मार्केट। ये नाम याद रखना भाई। कॉन्टेंगो मार्केट क्या होगी? बाज़ औक़ात वो फॉरवर्ड के रेट ऐसे बताता है कि जी ₹5 एंड कॉन्टेंगो मार्केट है, उसका मतलब है आगे जाके चीज़ ₹5। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी मार्केट है इस वक्त करेंसी की, ये कॉन्टेंगो है या बैकवर्डेशन है? ये कॉन्टेंगो है। क्यों? आपको लग रहा है कि जी डॉलर का रेट आगे जाके, और इसी वजह से डीलर आज हमसे ज्यादा रेट मांग रहा है। मैंने डीलर को कहा डन, बताओ मैंने किस रेट में डॉलर खरीद लिए? 295 में सेलिंग रेट। सेलिंग रेट हमेशा पेमेंट के लिए सेलिंग रेट। अब मैंने ना 295 रुपए उसको दिए ना डॉलर लिए, 3 चीजें मैं तय करके जा रहा हूं। डेट 31 मार्च, रेट 295, क्वांटिटी 1500। 3 चीजें आज मैं तय करके चला गया। डेट कब देने डॉलर भाई, मैंने कब लेने डॉलर? 31 मार्च को। रेट किस रेट पे लेने, और क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी? अब मैं चला गया घर चला गया सर। मैं पहुंचा 31 मार्च को, दोबारा मार्केट आया तो पता चला जी कि माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और डॉलर हो चुका है 320 325 पर US डॉलर। अब बताओ मैं उधर खड़े होके शुक्र अदा करूं या मैं अपने आप को गालियां दूं? शुक्र क्यों अदा करें? आपने एक सौदा किया था कि आपको डॉलर कितने का मिलेगा, और अगर आज खरीदते तो कितने का होता? 325 का होता। तो बचत हो गई। कितनी बचत हो गई सर? क्या हुआ? क्या हमें कितने का पड़ा डॉलर? 1500 इंटू 295 क्या आ रहा है?
कितना? 4 लाख 1500 को बेटा 295 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 42,000। अच्छा बोर्ड पे देखो। अब मुझे वो डीलर कह रहा है अल्लाह का शुक्र अदा कर बेटा। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र हरदम अदा करूंगा, लेकिन ये जो मार्केट का सीन हुआ है ना, ये तो कुछ भी हो जाता, मुझे कितने का पड़ता डॉलर? अच्छा व्हाट इफ के साथ डॉलर का रेट होता 205 208 पर यूएस डॉलर, ठीक है जी। हाँ जी, हमारा कोई जर्नैल गया और उसको दुनिया ने कहा यार आप तो पाकिस्तान की नंबर 1 फौज हो और ये आपको डॉलर हमने दे दिया, आप ले जाओ पाकिस्तान आबाद करो, जो जेल में बैठा है उसको छोड़ना नहीं। तो बताएं सर क्या हुआ? डॉलर के रेट गिर गए। अब बताएं जी, डॉलर के रेट गिर गए। अब डीलर के पास में आया 31 मार्च को, बताओ डीलर मुझे कितने का डॉलर देगा? इसका मतलब ये है कि सर अब मुझे अफसोस हो रहा है किस चीज के लिए? काश में फॉरवर्ड कवर ना लेता। क्यों? मुझे डर था कि डॉलर महंगा ना हो जाए। डॉलर तो सस्ता हो गया यार, मुझे तो फायदा हो जाता अगर मैं अपने आप को हेज। जब फॉरेक्स पहली दफा टेस्ट हुआ ना, एग्जामिनर ने ये चीज पूछी कि आपने अपने आप को फॉरवर्ड कवर में इंगेज कर लिया और बाद में रेट क्या हो गया? गिर गए। तो बताओ हेजिंग ना करते तो ज्यादा फायदा था, या हेजिंग का मतलब क्या होता है? अपने आप को प्रोटेक्ट किया हमने ना फ्यूचर प्राइस इंक्रीज से। तो अपने आप को जो हमने प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करने से जो हमने 295 को लॉक इन रेट किया, लॉक इन रेट का मतलब इसी पे अब मिलेगा हमें, तो ये अच्छा किया है बुरा किया? अगर मार्केट सर 325 पे चली जाती तो मैं कहता मैंने बहुत अच्छा किया, और अगर मार्केट गिर के 205 208 पे आ गई है और मेरे लिए रेलेवेंट रेट 208 होता, तो अब मैं अपने आप को कोस रहा हूं काश में ये काम। तो मुझे एक बात बताएं, फॉरवर्ड विल ऑलवेज ब्रिंग गुड न्यूज और बैड न्यूज? सर फॉरवर्ड विल ब्रिंग नो न्यूज। क्यों? आपको डे 1 से पता है कि आपको कितने पैसे देने, चाहे मार्केट 325 पे पहुंच जाए, चाहे मार्केट 208 पे पहुंच जाए, आपको एक ही पेमेंट करनी है। कौन सी? 290। ऐसा है तो फॉरवर्ड कवर का फायदा क्या? कि हमें पैसे कम देने पड़ेंगे? नहीं, फॉरवर्ड कवर का एक ही फायदा है कि आपको डे 1 से पता होता है कि मैंने कितने पैसे देने या लेने, और कोई फायदा फॉरवर्ड कवर का? अच्छा आपको नुकसान हो सकता है फॉरवर्ड कवर लेने से, कैसे? मे भी जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि यार काश फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना लेते तो आज $1 कितने का पड़ जाता? 208 का। फॉरवर्ड की वजह से कितने का पड़ गया? और सर अगर ये रेट 325 निकलते तो फिर हम कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है अपने आप को पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया था, 295 में मिला, नहीं तो इस वक्त तो खाल उतर जाती। कितने में जा रहे डॉलर? तो ये याद रखना, फॉरवर्ड कवर आपके प्राइस वॉलेटिलिटी को खत्म कर देता है। आपको डे 1 से पता होता है कि आपने अल्टीमेटली क्या पे करना है। ऐसा है वो आपकी पेमेंट बाज़-औक़ात आपको फ्यूचर में आके ज़्यादा लग रही होती है या कम लग रही होती है, लेकिन आपको डे 1 से पता ज़रूर होता है कि अल्टीमेटली मैंने कितना पैसा पे करना है। ऐसा है। अब सर इसमें एग्जाम में किस तरह आएगा सवाल? इधर को कॉपी करें, शाबाश। हेलो, चलो जी बड़े हम आगे। इसका बैंक को क्या फायदा? वेरी गुड सर। अच्छा बैंक को इसका क्या फायदा है? मैं आपको बताऊं बैंक को क्या। एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल पूछा इस बच्चे ने। बैंक पता करेगा क्या? बैंक आज 286 रुपए में खुद डॉलर उठा लेगा। 286 रुपए में डॉलर बैंक उठा लेगा आज ही मार्केट से। बैंक का काम क्या? सूद पे पैसे लगाना। बैंक कहेगा जी मैं कमाना चाहता हूं 20% सूद। कितना? 20% सूद। गौर से सुनना, कितने महीनों के लिए? या 20% क्या 10% सूद? कितने महीनों के लिए? तो बताओ क्या बनता है ये? $293 ऐसा। और बैंक ने कितने में चिपकाया हमें ये? 295 में। तो बैंक ने इफेक्टिवली 10% से ज़्यादा इनकम सूद के ज़मरे में कमा लेनी है। ऐसा है या नहीं है? तो बैंक क्या करता है, बाज़ औक़ात जब देखता है ना कि यार एक बंदा फॉरवर्ड कवर लेने आया है और आज चीज़ सस्ती है बाद में महंगी हो जाएगी, तो आपको तो मना करता है कि अपने पैसे अभी नहीं डालो, लेकिन दूसरी तरफ क्या करता है, खुद खरीद के बैठ जाता है। और इफेक्टिवली जब वो आपको 295 के डॉलर बेचेगा तो उसको कितने की इनकम हो जाएगी? उसको इनकम कितने की हो जाएगी? 9 रुपए की इनकम हो जाएगी ना।
286 और 295 का मनुष्यों कितना डिफरेंस है? 9 रुपए का उसको फायदा हो जाएगा। तो 9 रुपए का फायदा 286 रुपीज की इन्वेस्टमेंट में कोई 11-12% के करीब बनता है 3 महीने के अंदर, तो बैंक इस पे कमाई कर लेगा। ऐसा है। अच्छा, अब एक बच्चा सोच रहे जी बैकवर्डेशन है, तो बैकवर्डेशन के अंदर याद रखना फॉरवर्ड कवर मिलना आसान नहीं होता, लोग नहीं देते फॉरवर्ड कवर, बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा। आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मोबाइल मैं आपको बेचूं, ये बेच नहीं रहा ऐसे बता रहा हूं, ये मैं आपको बेचूं 1 लाख रुपए में और आप इसको खरीदने को तैयार हो जाओ, तो हमारी सोच एक जैसी है? नहीं, मैं ये समझता हूं 1 लाख से ज़्यादा मुझे इस मोबाइल के नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बेच रहा हूं। और आप क्या सोच के खरीद रहे हो कि कम से कम 1 लाख में तो चिपका ही दूंगा किसी ना किसी को, इससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो याद रखना, बाय और सेल करने वाले की सोच कभी भी सेम नहीं होती। जो सेलर होता है वो समझता है इससे ज़्यादा नहीं मिलना है, जो बायर होता है वो समझता है कि इससे कम नहीं मिलना है। तो जब फॉरवर्ड कवर लेने जाओगे तो बैंक को ये लग रहा होता है कि यार ये 295 का बेवकूफ़ डॉलर खरीद रहा है, मुझे नहीं लगता कि 295 तक बात जाएगी। और हम क्या सोच रहे होते हैं कि 295 तो छोटी चीज़ है, ये लोग जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, तो हमें तो लग रहा है कि ये कोई 320 पे जाएगा। ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़े हम दोस्त। अब हमने, मुझे बताओ फॉरवर्ड कवर में ऐसी क्या चीज़ है जो हमने पढ़नी थी? ये तो हम सबको पता है कि जी आगे का एक रेट है वो तय कर लें, इसमें क्या साइंस है? इसमें साइंस है। अच्छा गौर से अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैं खड़ा हूँ 1 जनवरी को, मेरे बच्चों बहुत टेक्निकल चीज़ समझाने जा रहा हूँ, जरा दिमाग हाजिर रखना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 फ़रवरी को एक मशीन खरीद लूँ $5,000 की। क्या कर लूँ? $5,000 की मशीन खरीद लूँ, भी खरीदी नहीं है, और मैं फिर इसके पैसे पे करूँ 31 मार्च को। यहां मैंने करनी है क्या चीज़? पेमेंट। और यहां मैंने क्या करना है जी? परचेज। मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं, मुझे बताओ क्या मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? आज ही चला जाऊं मैं डीलर के पास, या वेट करूं जब मैं खरीद लूं मशीन तो मैं डीलर के पास जाऊं? क्या करूं बताओ? देखिए मुझे पता है कि मुझे यहां पर पेमेंट करना है अगर मैंने 1 फ़रवरी को मशीन खरीदी तो, और अगर नहीं खरीदी तो पेमेंट नहीं करनी है। तो मुझे बताओ क्या मैं आज अपने आप को हैज कर लूं, या मैं वेट करूं कि जब 1 फ़रवरी को मशीन आ जाएगी और ये पक्का हो जाएगा कि मुझे पैसे देने हैं तो मैं तब जाऊं डीलर के पास? याद रखना बेटा, हम अपने पूरे MFA के कोर्स में, पूरे BFD के कोर्स में इस दिन का वेट नहीं करेंगे। जब हमें पता है कि हमें फ्यूचर में एक ट्रांजैक्शन करनी है और उस ट्रांजैक्शन का कैश इंपैक्ट आगे जाके आएगा, तो मैं आज ही डीलर के पास जाके इसको हैज कर लूंगा। ऐसा है? तो याद रखिएगा, एक्चुअल ट्रांजैक्शन में हम हैजिंग नहीं करते, बल्कि फोरकास्ट ट्रांजैक्शन की भी जब पेमेंट होती है उसको आज के दिन आप बताओ, मैं आज डीलर के पास जाऊंगा क्या बोलने के लिए कि मैं 1 फ़रवरी को एक मशीन खरीद रहा हूं जिसके लिए मुझे पेमेंट 31 मार्च को करनी है। आज से मैं अपने आप को क्या करना चाह रहा हूं? तो अपने पेपर में आपने ये दिमाग में रखना है कि हैजिंग कब से शुरू होगी? जब आपको ये बात पता चल गई कि आपने फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर पेमेंट करना है, चाहे वो ट्रांजैक्शन अभी तक एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। ये नोट कर लो अपने पास। लोग इंतजार करते हैं कि नहीं हम 1 फ़रवरी को जब मशीन खरीद लेंगे और लायबिलिटी आ जाएगी तो तब हम जाके हैजिंग करवाएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे? अब आओ जरा एक छोटी चीज देखते हैं हम दोस्त। जब खरीद लें तब जाए? नहीं। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? वो हम अभी आगे जाकर थोड़ी देर में सीख लेते हैं। क्या करेंगे हम? सर अगर बाद में हमने मशीन ना खरीदे, रुक जाओ बेटा बता रहा हूं आगे, फिर हम क्या करेंगे। लेकिन अभी याद रखना कि आप मशीन खरीदने का वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि खरीदते खरीदते सर मैं 1 फ़रवरी को आगे फॉरवर्ड खरीदूंगा ना तो फॉरवर्ड भी महंगा हो चुका होगा। ठीक है जी, बता रहा हूं बेटा, सारी चीजें बता रहा हूं कि इसमें बैंक चार्जेस किस तरह लगते हैं, सब कुछ बता रहा हूं। पहले हम बेसिक्स पढ़ लें। अब मैं आपको एक दे रहा हूं एक सवाल, तैयार हो?
अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, आई होप आप पिक कर लोगे, आई होप आप पिक कर लोगे। मुश्किल सवाल होगा, लेकिन आप शायद पिक कर लोगे। अगर यह सवाल आपसे पिक हो गया तो आपका एग्जामिनर अभी तक यहां भी नहीं पहुंचा, और यह हमारी स्टार्ट है, ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद कुछ बगैरत फेल हो जाएंगे। अच्छा जी सर, आप बगैरत मत बोला करें। हाँ सही कह रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी गाली देनी चाहिए, हैं? नहीं, मैं आपको वाकई बताऊं यार, आपको देखो, जब कवरेज इतनी ज़्यादा करा दी जाए ना, और फिर एमएफए जैसे पेपर में जहाँ एग्जामिनर पूरी जान भी लगा लेना अपनी, तो भी एक एवरेज बच्चा एवरेज लेवल की मेहनत पे पास हो सकता है। और आप अगर उसको फेल करो तो उसका मतलब है आप में बहुत स्टेमिना है भाई, ठीक है जी, आप में बहुत गट्स हैं, आप माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन वो टैलेंट उल्टा होकर आप में डला है, ठीक है जी। यहाँ बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अब सुनना मेरे बच्चों बहुत तमीज़ और तरीके से। आज दिन क्या है? 1 जनवरी। 1 जनवरी को हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब, हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये सामान भिजवा दें। सामान मिलेगा कब? अभी सामान मिला नहीं है। जिस दिन सामान रिसीव होगा उसी दिन सप्लायर को पैसा पे करना है। ये बात आपको कब से पता है? 1 जनवरी से। कि आपको पेमेंट करनी है कब? 1 फेब को, ठीक है जी, 1 महीने बाद पेमेंट करनी है। फिर ये सामान आने के बाद ना एक शेल्फ में घुस जाएगा। शेल्फ में घुस जाने का मतलब बेच नहीं पाएंगे हम, रखा रहेगा, 1 महीना शेल्फ लाइफ है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 मार्च को बेच देंगे। ये हमें पता है कि हम बेचेंगे। ये कब से पता है हमें? 1 जनवरी से। और जब इंशाल्लाह 1 जनवरी को हमें पता है कि हम इसको 1 मार्च को बेचेंगे, तो हमें लगता है कि हम 1 अप्रैल को पैसे रिसीव कर रहे होंगे। अब एक बात बताओ, आप इस वक्त खड़े हुए कहाँ हो? मैं यहाँ मौजूद हूँ सर 1 जनवरी पे। अब 2 मिनट के लिए बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को भूल जाओ, सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट्स को देखो। आपको पैसे पे कब करने? 1 फेब को पे करने। कितने? अच्छा अमाउंट में दे देता हूं, अमाउंट ले लो जी, $5000 US आपने क्या करने? पे करने। और सुनते जाओ। और आपने 40,000 बीटीज में इसको सेल किया। बीटी क्या है? बांग्लादेशी टका। क्या है जी? बांग्लादेशी टका। एग्जामिनर के 2-3 फेवरेट करेंसीज हैं, बीटी और टीबी। टीबी क्या है जी? थाई बाट्स, ठीक है जी। तो हमने $5000 का खरीदा और $40,000 में बेच दिया। बोर्ड पे देखिएगा, आपने इधर पेमेंट करनी है कितने की? $5000 US की। बोर्ड पे देखो। अच्छा आपको पता है कि आप इसको बेच दोगे कब? 1 मार्च को बेचोगे इसको, ठीक है। आने के बाद एक महीना आपके घर में पड़ा रहेगा, फिर आप 1 मार्च को बेच दोगे। फिर आपको रिसीट्स कब मिलेंगी? 1 अप्रैल को आपको रिसीट्स यहां मिलेंगी। बाकी की सारी ट्रांजैक्शन भाड़ में गई, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं? फॉरेन करेंसी पढ़ रहा हूं। इधर आएंगे रिसीट्स। कितनी रिसीट्स आएंगी? 40,000 टके। और यहां क्या है जी? यहां है पेमेंट्स। आप कहां हैं? मैं यहां खड़ा हूं। क्या आपने अभी तक गुड्स बेची हैं? नहीं बेची है, लेकिन मैं आज से उसके लिए क्या कर रहा हूं? तैयारी कर रहा हूं। तो याद रखना, आपने बेचने का इंतजार नहीं करना। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये पेमेंट कितने महीने बाद है? 1 महीने बाद। 1 जनवरी से 1 फेब 1 महीना है। ये रिसीट्स कितने महीने बाद है? 3 महीने बाद। कैसे? पूरा जनवरी का महीना, पूरा फेब का महीना, पूरा मार्च का महीना और अगले दिन 1 अप्रैल, तो 3 महीने बाकी है। तो पेमेंट कब करनी है? महीने बाद।
और रिसीट्स कब है? तो बताओ हम जा रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। किसके लिए? पेमेंट के लिए, रिसीट के लिए? दोनों के लिए। किसके लिए? दोनों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मुझे आज ही पता चल जाए कि मुझे इस ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं पहुंचा सबसे पहले बैंक। किसको हैच करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? $5000 की पेमेंट। मैं चाह रहा हूं मुझे आज से पता चल जाए कि मुझे कितने पैसे देने। तो बताओ कितने मंथ का फॉरवर्ड लूं? 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना? 1 महीने का फॉरवर्ड ले लें। 1 महीने के फॉरवर्ड का रेट है इधर, उसने कहा स्पॉट का रेट है 280, 285। 1 महीने का स्पॉट है कितना? 286, 291। मार्केट कॉन्टेंगो है या बैकवर्डेशन है? कॉन्टेंगो है सर। कौन सा रेट लूं? पेमेंट 290। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि मुझे एक पेमेंट करना है कितने की? $5000 इंटू 291, ऐसा 291 कितना आ रहा है? 14 लाख। ये आपको आज से पता है, आज से पता है कि इतना पैसा आपने पे करना है कब? 1 महीने बाद। फिर आज से आपको पता है, अंदाजा है कि आपको 40,000 टके मिलेंगे कब? तो बताओ कितने महीने का फॉरवर्ड लूं? और सर रिसीट्स हैं, रिसीट्स हैं तो बाइंग रेट, रिसीट्स हैं तो अब बताओ हम पहुंचे तो जी ये टकों के रेट हैं। अब बताओ कौन सा? 1 महीने का फॉरवर्ड? नहीं नहीं। 2 महीने का फॉरवर्ड? नहीं नहीं। 3 महीने का फॉरवर्ड? यस यस। कौन सा? 49। वेरी गुड सर। 40,000 बांग्लादेशी टके टके कितना? 19,60,000। क्या 19,60,000? अब बताओ सर मुझे कितने का फायदा होते हुए नजर आ रहा है? 5 लाख। अच्छा मेरी बात सुनो, इस वक्त मैं मौजूद कहाँ हूं? 1 जनवरी को मैं मौजूद कहाँ हूं? 1 जनवरी को। एक कान पे मेरा फोन है किसको? बैंक को। दूसरे कान पे फोन लगा हुआ है किसको? जिससे मैं ऑर्डर, सप्लायर से ऑर्डर कर रहा हूं। मुझे आज ही पता है, ये दोनों फोन मेरे कान पे लगे, सप्लायर सामान भेज दो, और दूसरे कान पे 2 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने। कौन से? 1 महीने वाला और 3 महीने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस की नेचर और मेरे बिजनेस की डायनामिक्स का आइडिया है कि आएगा, 1 महीने शेल्फ में पड़ा रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। ना मैं बिकने का इंतजार करूंगा, ना मैं आने का इंतजार करूंगा। मैं आज ही, अगर मेरी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं कि 80-85% कंफर्म्ड है, मैं आज से क्या करूंगा? फॉरवर्ड कवर ले लूंगा। ऐसा है। अगर आपको एग्जाम में चीजें दे तो कर लोगे मैनेज? सर इसको कॉपी कर लें। टाइम हो गया बेटा, कलमा पढ़ के मर जा। शाबाश। PDF भेज दें। ओके जी। हमारी क्लास वैसे कितने बजे तक थी? 3:30 तक थी। 5 मिनट टाइम दो। एक सवाल आपको दे के जाऊंगा। हर काम मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, कुछ जगहों पे मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, ठीक है ना? होमवर्क खुद करने। बढ़े हम आगे दोस्त। अच्छा ठीक है मुदस्सिर भाई, यार एक तो ये ना नाम सही रखा करो भाई अपने सारे यार, ठीक है? HP नाम रखा है, किसी ने डेल रखा है, तो शायद वो कंप्यूटर की वजह से पिक कर लेता होगा ना। मुझसे पूछ लो बेटा, मैंने फीस ली है। प्यारा बच्चा मुझसे पूछ लो, फीस मुझे देनी है तुमने। पूछ लो पूछ लो। रिसीट के केस में देखो, आम तौर पे ना डीलर जितनी करेंसी खरीदता है ना उतनी करेंसी बेच भी रहा होता है, ठीक है जी? और उसकी टोटल इनकम आती है इन 2 रेट्स के डिफरेंस से, जो बाइंग और सेलिंग रेट होता है ना, इसके डिफरेंस से आती है। आम तौर पे पाकिस्तान में जो डीलर खरीदता है ना, खरीदते बेचते हैं, $500 खरीदे तो 500 बेच देगा वो। $800-900 वो एक्सपोजर ही इतना लेगा जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, अदरवाइज ना वो बेचेगा ना वो खरीदेगा, ठीक है जी?
तो खैर चले जी सर, रिपीटर के लिए प्रीमियम लेक्चर, अभी देखो फिर वही सवाल यार आपने, बेटा मैं फिर बता दूं, अगर आप एक फोकस्ड इंसान हो, आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, जुम्बिश नहीं आती है, मोबाइल आपके जो है पास पड़ा होता है, आप बार बार उठा के चेक नहीं करते हो, प्रीमियम लेक्चर्स बेहतरीन है। ठीक है जी। क्लास में डा 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 हाँ, डा 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 हाँ क्या है भाई? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी। इसको ऑफ करते हैं हम यहाँ पे।